Good evening. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay. स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। सो लास्ट हमने खत्म किया था हर्निया पे। हर्निया हमने बेसिकली स्टार्ट ही किया था, 2 स्लाइड्स ही करी थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हर्निया इज बेसिकली प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन। ठीक है, मतलब कोई ऑर्गन जहां पे उसे होना चाहिए था उससे क्या है, बाहरली साइड है, बाहर की तरफ है। ठीक है, प्रोट्रूड है, उस जगह से निकल गई है थ्रू एन अबनॉर्मल ओपनिंग और वीकेंड एरिया। मतलब कोई भी अबनॉर्मल तरीके की ओपनिंग है या कोई भी एरिया अगर वीक हो गया है वॉल में, जिसमें नॉर्मली ये प्रेजेंट होता है, तो मेनली मतलब हर्नियाज एब्डोमिनल वॉल के ही होते हैं, तो वो प्रोट्रूजन, उस ऑर्गन का बाहर निकलना इज नोन एज व्हाट, हर्निया। ठीक है, फिर हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी, इंग्विनल, इंसिजनल, फेमोरल, एपिगैस्ट्रिक, हिएटल और अम्बिलिकल। इंग्विनल क्या था, अगर क्वेश्चन आए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया इन मेल्स, तो हमारा इंग्विनल हर्निया होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, हमारे ग्रोइन एरिया में होता है। इंसीजनल, जहाँ पे कोई भी इंसीजन लगा हो, कोई सर्जिकल स्कार हो वहां पे। ठीक है, जैसे कहीं भी किसी पर्सन की सर्जरी हुई है, उसके बाद जो सूचर्स थे वो खुल गए, कफिंग की वजह से, हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से, ड्यू टू एनी रीजन जो सूचर्स थे वो खुल गए, तो जो ऑर्गन है वहां से प्रोट्रूड कर जाएगा, है ना। तो सर्जिकल स्कार से अगर ऑर्गन प्रोट्रूड कर रहा है तो हम बोलते हैं इंसीजनल हर्निया। थर्ड आता है फेमोरल हर्निया। ये हमारा थोड़ा लगा लो फीमर बोन की साइड होता है, तो इसलिए फेमोरल हर्निया बोलते हैं इसे। बिलो इंग्विनल लिगामेंट, इंग्विनल के जस्ट नीचे होता है। कॉमन इन फीमेल्स, ये सबसे ज्यादा किस में देखा जाता है, हमारा फीमेल्स में। मेल्स में इंग्विनल और फीमेल्स में कौन सा, फेमोरल, दोनों आस पास ही है। इंग्विनल के नीचे ही फेमोरल होता है। ठीक है, फिर है एपिगेस्ट्रिक। एपिगेस्ट्रिक हमारा अबव अम्बलाइकस, जो अम्बलाइकस नेवल एरिया है जस्ट उसके ऊपर होता है, और अपर मिडलाइन एब्डोमेन में होता है। ठीक है, हिएटल हमारा जब हमारा स्टमक डायाफ्राम से प्रोट्रूड कर जाता है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा हिएटल हर्निया। और अम्बलाइकल कहाँ हो गया, अगर नेवल से ही ऑर्गन जो है वो हमारा क्या है, बाहर प्रोट्रूड कर गया। और ये किन में देखा जाता है कॉमनली, अगर पूछे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया इन इन्फेंट्स या फिर ओबीस, तो पता होना चाहिए दैट इज अम्बलाइकल। मोस्टली 90% केसेस अम्बलाइकल हर्निया के कौन से होते हैं, जो मतलब जिनका पेट काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो उनका ये ज्यादा देखा जाता है अम्बलाइकल हर्निया। ठीक है, फिर हमने ये डायग्रामेटिकली डिस्कस किया था। एपिगेस्ट्रिक जो हमारा कहाँ है, एपिगेस्ट्रिक रीजन में बेसिकली। ठीक है, फिर अम्बलाइकल जो नेवल पे है, इंसिजनल जो स्कार के थ्रू है, इंग्विनल हमारा ये ग्रोइन एरिया पे है, और फिमोरल जस्ट इंग्विनल लिगामेंट उसके बिल्कुल नीचे होता है यहाँ पे फिमोरल हर्निया। ठीक है, मेन इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिएटल को। क्वेश्चन जहां से आता है वहां से पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे हिएटल हर्निया। अब हिएटल हर्निया के और नाम भी होते हैं। इसे हम ईसोफेजियल ईसोफेजियल या फिर डायाफ्रेगमेटिक डायाफ्रेगमेटिक हर्निया के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, कितने नाम हो गए, 3 नाम हो गए इसके। हिएटल हर्निया, ईसोफेजियल हर्निया, डायाफ्रेगमेटिक हर्निया, एक ही बात है। इसमें होता क्या है, बेसिकली हमारा जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक का जो अपर पार्ट है वो हमारा कहाँ है, पुश थ्रू कर देता है डायफ्राम को। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ स्टमक पुश थ्रू डायफ्राम, डायाफ्राम को पुश थ्रू करके चेस्ट कैविटी में आ जाता है हिएटल ओपनिंग के थ्रू। ठीक है, कैसे, जैसे हमें पता है ये हमारा ईसोफेगस है, यहाँ पे हमारा डायफ्राम है, वो आगे फिर हमारा स्टमक लीड करता है, यही होता है हमारा बेसिकली।
तो अगर स्टमक ये जो हिएटल ओपनिंग है इसको ये जहां से क्रॉस कर रहा है बेसिकली इसको बोलते हैं हिएटल ओपनिंग। हिएटल ओपनिंग। अब ये हिएटल ओपनिंग से अगर जो हमारा स्टमक है वो प्रोट्रूड कर जाता है, ऊपर की तरफ निकल जाता है, इसोफेगस में आ जाता है थोड़ा, ठीक है, मतलब अपर पार्ट हमारे स्टमक का पुश थ्रू कर देता है डायफ्राम को और ऊपर आ जाता है हमारा हिएटल ओपनिंग से, इसको हम बोलते हैं हिएटल हर्निया। ठीक है, इसमें हमारी दो क्लासेस आती हैं मेनली। एक आती है हमारी स्लाइडिंग और एक आती है हमारी पैराइसोफेजियल। ठीक है, दो क्लासेस हो गई हमारी, कौन कौन सी, स्लाइडिंग और पैराइसोफेजियल। स्लाइडिंग में क्या होता है, जो हमारा स्टमक होता है उसका अपर पार्ट और साथ ही साथ हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे कौन होगा हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अगर जैसे इसोफेगस की बात करूँ, ये इसोफेगस है तो ये था हमारा अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ये हमने कर लिया था। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर नीचे होता है, दरवाजा जो नीचे वाला है वो। ठीक है, तो टॉप पार्ट ऑफ स्टमक मतलब लगा लो इतना पोर्शन हमारा किसका, स्टमक का, और साथ ही साथ हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर वो स्लाइड अप हो जाते हैं। ठीक है, कहाँ, ऊपर, ऊपर की तरफ निकल जाते हैं, प्रोट्रूड कर जाते हैं, हर्निया होगा। ठीक है, लेकिन जब आप खड़े होगे, व्हेन यू स्टैंड अप, तो ये हमारा स्लाइड बैक नीचे की तरफ चला जाएगा। स्लाइडिंग क्या है, बेसिकली स्लाइड होता है ना, ऊपर जाना फिर नीचे आना, ऐसे झूला झूलते हैं जैसे, वैसी। तो अगर पेशेंट लेटता है, फॉर सपोज कोई लेटा हुआ है और उसको हिएटल हर्निया है, तो क्या होगा, उसका अपर पार्ट ऑफ स्टमक, अपर पार्ट ऑफ स्टमक और साथ में उसका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ये क्या करेंगे, हमारे ऊपर की तरफ चले जाते हैं, प्रोट्रूड कर जाते हैं डायफ्राम से। ठीक है, और जब प्रोट्रूड कर गए ये हमारे, और क्या होगा, फिर जैसे ही पेशेंट खड़ा होगा तो ग्रेविटी की वजह से वो दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट ए स्लाइडिंग। ठीक है, कि टॉप पार्ट है हमारे स्टमक का और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, वो हमारा स्लाइड बैक हो जाता है, कहाँ, दोबारा से जैसे ही पेशेंट खड़ा होता है। और मोस्ट कॉमनली यही होता है, मोस्ट कॉमनली हमें यही वाला जो स्लाइडिंग हिएटल हर्निया ही देखने को मिलता है। और ऐसे पेशेंट्स में, इन्हीं के पेशेंट में हमें रिफ्लक्स भी देखने को मिलता है, देखने को मिलेगा, क्योंकि जो खाया पिया है वो रिफ्लक्स बैक हो जाएगा, है ना, बाहर भी तो आएगा, क्योंकि वो जब टॉप पार्ट और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर वो अपनी पोजीशन पे ही नहीं है, तो रोकने वाला तो कोई है ही नहीं, वो तो ऊपर की तरफ प्रोट्रूड कर गए। तो ये इसमें केस में हमें रिफ्लक्स भी देखने को मिलता है, और मोस्ट कॉमनली हमारा स्लाइडिंग वाला ही डायफ्रेगमेटिक हर्निया होता है। पैराइसोफेजियल की बात करूं तो ये हमारा रेयर होता है। ठीक है, रेयर केसेस में हमें ये देखने को मिलता है। ओके, और इसमें क्या होता है, जो हमारा टॉप पार्ट है स्टमक का वो वहीं रहता है, वेयर इट शुड बी, मतलब जहां उसको होना चाहिए था वो वहीं रहता है। अनदर पार्ट ऑफ स्टमक वो हमारा स्क्वीज आउट हो जाता है नेक्स्ट टू ईसोफेगस। जैसे हमने नॉर्मली देखा, ये क्या था, जैसे ये मेरा ईसोफेगस है और ये मेरा डायफ्राम है और ये मेरा स्टमक है, यही है। तो यहाँ से स्लाइडिंग में क्या हो रहा था, ये ऊपर जा रहे थे लेकिन ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाते थे। अब इसमें क्या होता है, हमारा पैरा ईसोफेजियल में ये हमारा ईसोफेगस है, ये हमारा डायफ्राम है, तो ये हमारा स्टमक है। अब टॉप पार्ट तो यही रहता है, ये कोई और पार्ट ऊपर से यहाँ से निकल के साइड से, मतलब अगर कोई और हमारा एरिया वहां से निकल के क्या है, टॉप पार्ट एज इट इज रहता है। ठीक है, ये तभी रेयर देखा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो टॉप है स्टमक का वो वहीं रहता है जहां उसे होना चाहिए, लेकिन अनदर पार्ट है स्टमक का वो स्क्वीज अप नेक्स्ट टू ईसोफेगस, ईसोफेगस के बिल्कुल साथ ही से निकल आता है ऊपर की तरफ। तो ये पैराइसोफेजियल में बेसिकली क्या है, top of stomach, top of stomach stays where it should be, but another part squeezes up next to esophagus.
यानी कि क्या है, टॉप है जो स्टमक का वो वहीं रहता है, लेकिन कोई और पार्ट स्क्वीज अप हो जाता है नेक्स्ट टू इसोफेगस, वहां से साइड से आ जाता है। ठीक है। अब ये किन में देखा जाता है हिएटल हर्निया, इसके कॉजेज देखें अगर हम, तो कॉजेज में हमारे पास आता है अगर फैट है ज्यादा। ठीक है। मतलब अगर कोई ओबीस पेशेंट है तो हो गया, ओल्ड एज में मसल्स हमारे वीक हो जाते हैं, है ना, ओवर ईटिंग की वजह से कई बार हो जाता है, ज्यादा खा लिया। ठीक है। या फिर किसी का डायाफ्राम वीक है, डायाफ्राम क्या है, वीक है, उस वजह से भी हो जाता है। अगर किसी को अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड जीईआरडी है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, वो है तो हो जाता है। हैवी लिफ्टिंग की वजह से हो जाता है। ठीक है। तो ये सारे कारण हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं बेसिकली ये, कि इनकी वजह से मे बी देयर इज अ चांस कि पेशेंट को हिएटल हर्निया हो जाए। ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में वही सेम करवाएंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो बेरियम स्वेलो करा सकते हैं। ठीक है। बेरियम स्वेलो करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं। ठीक है। और एंडोस्कोपी में देख सकते हैं। आई गेस मैंने एक पिक्चर भी लगाई हुई है, अगर दिख जाती है तो मैं दिखाती हूँ, वेट। शायद इसी पीपीटी में थी। हम्म, इसमें नहीं है, बट आई विल मेक ये रही। स्लाइड शो फ्रॉम करंट। जैसे ये किसी रियल पेशेंट की एंडोस्कोपी रिपोर्ट है, एंडोस्कोपी करी, तो उसको वैसे इंडिकेशन क्या थे, रिफ्लक्स सिम्टम्स आ रहे थे, मतलब बार बार उसे रिफ्लक्स आ रहा था एसिड का। ठीक है। तो होता है ना कई बार, जैसे हमें एसिडिटी हो जाती है तो हमें पता लगता है कि जो स्टमक में एसिड ज्यादा बन गया है, राइट। तो उसकी क्या करी, बेसिकली एंडोस्कोपी, या फिर जिसे इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी भी बोल देते हैं, वो इन्होंने परफॉर्म करा। ठीक है। वीडियो एंडोस्कोपी करी। तो अब जैसे ये देखो, फर्स्ट इमेज है एंडोस्कोप में, मतलब एंडोस्कोप से हमारा इसोफेगस की तरफ मूव कर रहे थे, और नीचे जाके देखा ये हमारा स्टमक का पार्ट जो है वो प्रोट्रूड हो रखा है, ये इसोफेगस ही है। ये पिंक पिंक जो है वो कौन सा इसोफेगस। अब वो जो पिंक पिंक इसोफेगस है उसमें क्या है, जो हमारा स्टमक का पार्ट है वो क्या है, ऊपर की तरफ आया हुआ है। तो इसमें बोला है ना, अ लार्ज सेगमेंट ऑफ मोर देन 5 सेंटीमीटर हिएटल हर्निया वाज नोटेड, कि जो स्टमक का 5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा का एरिया जो है वो इसोफेगस में पाया गया है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऐसे ही एटल हर्निया होता है मेनली। ठीक है। ये मैंने एक रिपोर्ट लगाई थी। ओके। बेरियम्स वालों एक्सरे एंडोस्कोपी से हमें पता लग जाता है इसका। मैनेजमेंट की अगर बात करें इसकी, तो मैनेजमेंट में क्या है, एक तो पेशेंट को बोलेंगे राइज बेड हेड। ठीक है। अपना जो बेड का हेड है वो एलिवेटेड रखो। ठीक है। एलिवेटेड रखो, ताकि ग्रेविटी की वजह से जो अगर स्लाइडिंग वाला है वो नीचे ही रहे, दिक्कत ना हो, रिफ्लक्स ना हो मेनली पेशेंट को। और पेशेंट को देंगे क्या, स्मॉल मील्स देंगे। ठीक है। और क्या दे सकते हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं, ओम्प्राजोल वगैरह। ठीक है। बाकी फंडोप्लिकेशन भी कर सकते हैं। फंडोप्लिकेशन क्या होता है, एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय फंडोप्लिकेशन, पढ़ा हुआ है हमने, बताओ। पढ़ा हुआ है ये हमने, निसन फंडोप्लिकेशन पढ़ी थी। सर्जन हाँ जी, बोलो। सर्जन में फंडोप्लिकेशन क्या था, फंडस जो है उसको रैप अराउंड कर देते थे इसोफेगस के अराउंड, यही पढ़ा था हमने। जीआरडी वगैरह के केस में इमेज भी थी। अब कहाँ गया, वेट।
ये थी फंडोप्लिकेशन। ईसोफेगस है, ठीक है। फंडस का एरिया पीछे से घुमा के आगे की तरफ रैप कर देते थे, जिसे हम बोलते थे निसन फंडोप्लिकेशन। याद है किसी को? यही करते थे सूचर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये फंडोप्लिकेशन भी हम इस केस में कर सकते हैं कि जो अपर पार्ट है उसको हम फंडस एरिया को रैप कर दे हमारे ईसोफेगस के अराउंड, ताकि जो हमारा रिफ्लक्स है वो कम से कम हो और जो ये हमारी हिएटल हर्निया की प्रॉब्लम है ये हमारी सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारा हिएटल हर्निया। उसके बाद इंग्विनल हर्निया की अगर मैं बात करूं तो इंग्विनल हर्निया के हमारे दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारा इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया और एक होता है हमारा डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया, ठीक है। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो इनडायरेक्ट हमारा मोस्ट कॉमन होता है। ज्यादा कौन सा देखा जाता है हमारा, कौन सा इनडायरेक्ट, और किन में? मेल्स में ये सबसे मोस्ट कॉमन हमारा हर्निया होता है इंग्विनल वाला, ठीक है। और इंग्विनल में भी कौन सा सब टाइप हमारा सबसे ज्यादा होता है, वो है हमारा इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं पाथवे की बात करूं इसके, तो थ्रू द इंग्विनल कैनाल, सेम पाथ एज टेस्टिस इन मेल्स। देखो बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यहाँ पे हमें क्लियर है कि जो प्रोट्रूजन हुई है ऑर्गन की वो कहाँ से हुई है, इधर से देखो, वो डायरेक्टली आ गई है, ठीक है। ये दो कैनाल्स हैं, ठीक है, इंग्विनल कैनाल्स होती हैं। जो बाहर वाली है टेस्टिस के इधर जो सराउंडिंग लेयर पड़ती है वो हमारी होती है सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग, और जो पिछली साइड होती है अंदर की साइड उसे हम बोलते हैं डीप इंग्विनल रिंग, ठीक है। ये हमारी दो रिंग्स होती हैं। तो जब इधर वाली है, जो आगे वाली है टेस्टिस की तरफ है, वो सुपरफिशियल है, और जो पीछे वाली है वो डीप इंग्विनल रिंग है। जब हमारी कोई भी ऑर्गन की जो प्रोट्रूजन है वो हमारी इन रिंग्स के थ्रू ना होते हुए कहीं साइड से हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया, ठीक है। वाइल इनडायरेक्ट की बात करूं तो इनडायरेक्ट में जो हमारी प्रोट्रूजन है वो इन कैनाल्स, इन रिंग्स के थ्रू ही होती है। ऑर्गन की जो प्रोट्रूजन है वो कहाँ से होगी, इन रिंग्स के थ्रू। पहले सुपरफिशियल से, पहले डीप से आएगा फिर सुपरफिशियल पे चला जाएगा, ऐसे वहां जो अगर रिंग्स में से हमारा ऑर्गन प्रोट्रूड हो रहा है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट, और जो डायरेक्टली रिंग्स को छोड़ के साइड से हो गया है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो इसमें क्या, थ्रू द इंग्विनल कैनाल्स, वही है दोनों जो हमारी कौन सी सुपरफिशियल वाली है और साथ ही के साथ कौन सी हमारी डीप इंग्विनल कैनाल है, अगर उनके थ्रू ही, उनके रास्ते के थ्रू ही प्रोट्रूजन हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया, ठीक है। कॉजेस क्या होता है, कंजेनाइटल होती है ड्यू टू पेटेंट प्रोसेस विजेनेलिस, ठीक है। हमारा होता क्या है बेसिकली कंजेनाइटल, व्हाट इज कंजेनाइटल, व्हाट इज कंजेनाइटल? बर्थ डिफेक्ट। हाँ, बर्थ डिफेक्ट होता है, मतलब लेटर ऑन लाइफ में एक्वायर नहीं होता, ये कंजेनाइटली होता है, ठीक है। तो पेटेंट प्रोसेस वेजिनलिस, पीपीवी बोलते हैं हम इसको। तो जो पीपीवी होता है हमारा बेसिकली, ये एक ओपनिंग होती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम के बीच में। फीमेल्स में लेबिया के बीच में भी हम कंसीडर कर लेते हैं, तो एक ओपनिंग होती है हमारी किसमें, एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम के बीच में। तो अगर ये पेटेंट है मतलब ये खुल गई है, तो इसकी वजह से हमारी ये क्लोज नहीं होती, तो टेस्टिस जो है वो डिसेंड होने में हमारी दिक्कत आती है। तो सेम इसकी इसी की वजह से, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ना भी याद हो कोई दिक्कत नहीं। मेन इसमें पता होना चाहिए कि ये हमारी कंजेनाइटल है और कहाँ से आ रही है, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब दोनों रिंग्स है हमारी सुपरफिशियल और डीप रिंग, उनके बीच में से ही अगर हमारी प्रोट्रूड हो रही है, निकल रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया बोलते हैं, ठीक है। लोकेशन इसकी कहाँ होती है, लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, जो हमारे एपिगैस्ट्रिक वेसल्स होते हैं उनके साइड से लेकर उनके पिछली साइड तक हमारी यहाँ तक इसकी लोकेशन होती है। यूजुअली यंग पीपल, न्यूबॉर्न और इन्फेंट्स को इफेक्ट करती है ये, ठीक है। बल्ज साइड क्या होती है, कैन रीच द स्क्रोटम इन मेल्स, कहाँ पहुंच सकती है, जो ये प्रोट्रूजन है वो हमारी स्क्रोटम तक भी पहुंच सकती है मेल्स में, ठीक है। ऑफन रिड्यूसेबल अर्ली, ट्रीट हो जाती है, ट्रीटमेंट है इसका, ठीक है, दिक्कत ठीक हो जाती है। अब इसमें से हमें मेन क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं कि इंग्विनल कैनाल के अंदर से जो हमारा हर्निया आ रहा है वो कौन सा है, हमारा इनडायरेक्ट वाला,
कंजेनाइटल कौन-सा है हमें पता होना चाहिए, ठीक है? और इसमें मेनली हमारा क्या है, स्क्रोटम तक ये हमारी पहुँच जाती है। बस ये 3 लाइनें भी याद रखोगे इसमें इनफ है, ठीक है? फिर ये वही मैं डायरेक्ट की बात करूँ तो डायरेक्ट है हमारी थ्रू हैसलबैक ट्रायंगल अ वीक स्पॉट इन एब्डोमिनल वॉल। एक हैसलबैक ट्रायंगल बनता है हमारा यहाँ पे नियर बाय ही, जो हमारा कैनाल्स हैं उसके साइड पे ही एरिया होता है हैसलबैक ट्रायंगल, और ये हमारा वीक स्पॉट होता है एब्डोमिनल वॉल का। तो जो ऑलरेडी वीक स्पॉट है, अब जहाँ जब वहां पे प्रेशर डलेगा ड्यू टू एनी रीजन, कफ किया, स्ट्रेन करा, हैवी लिफ्टिंग करी, ठीक है, या कोई और दिक्कत हो गई, तो उस वजह से जो वीक स्पॉट है एब्डोमिनल वॉल का, वहां से इजिली जो ऑर्गन है वो प्रोट्रूड आउट कर जाएगा। तो वो हमारा क्या कर देगा, डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया कर देगा, ठीक है। ये हमारी एक्वायर्ड होती है, दोनों में फर्क याद रखना, कंजेनाइटल इनडायरेक्ट होती है और ये कौन सी होती है हमारी एक्वायर्ड होती है। किस वजह से होती है, मसल वीकनेस और स्ट्रेनिंग की वजह से, वही हैवी लिफ्टिंग वगैरह इन सब की वजह से ये होती है, ठीक है। ये हमारी होती है मीडियल टू इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स, वो थी हमारी लेटरल टू इंफीरियर, ये हमारी मीडियल टू इंफीरियर होती है। और ये ओल्डर एडल्ट, अगर कोई किसी बड़े आदमी को हो रहा है, ठीक है, मेन में, तो हमारा क्या कौन सा होता है, प्रोबेबली डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया ही होता है। और बल्ब साइट होता है रेयरली स्क्रोटम। अब ये देखो स्क्रोटम ये रहा, और इससे कितनी दूर है हमारा, ठीक है। तो दैट इज वाई ये हमारा रेयरली स्क्रोटम तक पहुंचता है, इस साइड पे ही बल्ज हमें दिखेगा। जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा था ना, इस साइड पे ही बल्ज हमारा यहाँ पे हमें इंग्विनल दिखेगा, ओके। उसके बाद क्या है, कैन बी रिड्यूसेबल, ये रिड्यूसेबल होता है बट मे बिकम इनकार्सरेटेड विद टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय इनकार्सरेटेड, बताओ। इनकार्सरेटेड बेसिकली क्या होता है, एक तरह की हमारी इमरजेंसी होती है, जैसे कि फॉर सपोज ये हमारा फॉर सपोज यहाँ पे बल्ज आउट हुआ है, ये मेरा हर्निया है, तो मेरा ऑर्गन यहाँ पे प्रोट्रूड हो गया, यही हुआ है, मेरा ऑर्गन प्रोट्रूड हो गया। अब यहाँ पे बाय चांस ये ट्विस्ट हो जाए, फॉर सपोज ये मुड़ जाए यहाँ पे ऑर्गन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ब्लड सप्लाई जाएगी नहीं, मुड़ गया, ट्विस्ट हो गया, अड़ गया, कहीं पे फंस गया, तो ब्लड सप्लाई जाएगी नहीं, अल्टीमेटली नेक्रोसिस हो जाएगी, है ना। तो इनकार्सिनेटेड हर्निया हम उसको बोलते हैं, मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें हमारे एब्डोमिनल टिश्यूज हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं वॉल में, और उनको पुश बैक नहीं करा जाता। वाइल ये हमारा क्या है, रिड्यूसेबल है, इसको पुश बैक भी करेंगे तो ये अपनी जगह पे चला जाएगा, कुछ नहीं गएगा, बट इसकी दिक्कत आएगी, ठीक है। इसको पुश बैक नहीं कर सकते, और ये इंटेंस पेन, आगे स्वेलिंग, और आगे ऑब्स्ट्रक्शन, नेक्रोसिस, डैमेज, बड़ा कुछ कर देगा। तो ये हमारा रिड्यूसेबल होता है बट मे बिकम इनकार्सरेटेड विद टाइम, लेकिन अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो ये बहुत दिक्कत कर देगा बाद में। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने। अब डिफरेंस में क्या क्या है, जो हमारा कैनाल्स में रिंग में से पास हो रहा है ऑर्गन हमारा, वो कहलाता है इनडायरेक्ट, और जो साइड से हो रहा है, हैसलबैक ट्रायंगल की तरफ से हो रहा है, वो हमारा कौन सा कहलाता है, डायरेक्ट। एक कंजेनाइटल है, एक हमारा एक्वायर्ड है, ठीक है। एक हमारे यंग और न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में देखा जाता है, एक हमारा ओल्डर एडल्ट्स में देखा जाता है। एक हमारा स्क्रोटम तक पहुंचता है, एक हमारा स्क्रोटम तक नहीं पहुंचता। जो इनडायरेक्ट है वो कंप्लीटली हमारा क्या, रिड्यूसेबल है, अगर अर्ली हम उसको भी देख लेते हैं। देखो, टाइम के साथ अगर बीमारी पकड़ लेते हो तो हर कोई बीमारी में बचने का चांस होता है, ठीक है। अदरवाइज उसको भी अगर काफी देर तक छोड़ोगे तो वो भी दिक्कत करेगा ही, बट ऑफन वो रिड्यूसेबल होता है। और ये भी हमारा रिड्यूसेबल है, लेकिन वही है, इनकार्सरेटेड हो जाता है हमारा टाइम के साथ, ठीक है। अब सर्जिकल अगर मैं बात करूं, सर्जिकल ही सर्जरीज ही हम बेसिकली, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्यों बोला, क्योंकि कभी किसी को सुना है हर्निया की दवाई खाते हुए, नहीं ना, मेनली इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होता है, ठीक है। तो सर्जरी टाइप में हमारी है हर्नियोराफी, हर्नियोप्लास्टी और लेप्रोस्कोपिक रिपेयर। हर्नियोराफी क्या होता है, सूचरिंग ऑफ द मसल डिफेक्ट। फॉर सपोज मेरी इस जगह के मसल वीक थे, तभी ऑर्गन जो था वो प्रोट्रूड हो रहा था, तो मैं अगर इसकी अच्छे से सूचरिंग कर दूं, ठीक है, तो वो हो गया हर्नियोराफी। हर्नियोप्लास्टी क्या हो गया, मैश यूज करा है मैंने, कि ये मेरी दीवार थी, ठीक है, यहाँ से मैंने वो जो मेरे प्रोट्रूजन थी वो निकाली, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक मैश, एक जाली प्लेस कर दी है, ठीक है। यूजुअली मैश आते हैं,
तो वो प्लेस कर दिया है, तो उसको बोलते हैं हर्नियोप्लास्टी। और लेप्रोस्कोपिक रिपेयर है हमारा मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर होता लेप्रोस्कोपिक रिपेयर ही है, बट उसके साथ मिक्स करके हम हर्नियोप्लास्टी भी कर देते हैं, मतलब मैश से वो जगह को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 3 तरीके की है बेसिकली, लेप्रोस्कोपिक रिपेयर और हर्नियोप्लास्टी इज़ समवेयर अराउंड सेम थिंग। हर्नियोग्राफी इज़ बेसिकली कि सूचर कर दिया है, हर्नियोप्लास्टी में आप मेश को प्लेस कर दिया है। ठीक है? एक मेरे को हाँ, हर्निया मेश। हर्निया मेश हमारे क्या हैं, 2 तरीके के होते हैं, सिंथेटिक और बायोलॉजिक मेश। 2 तरीके के मेश आते हैं। मेश इज़ लाइक जाली। बिल्कुल ऐसी सेम जाली सी होती है जो हम प्लेस करते हैं, जो जगह है वहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है? तो 2 तरीके का है हमारा, सिंथेटिक मेश और बायोलॉजिक मेश। सिंथेटिक मेश किसका बना होता है हमारा? हमारा पॉलीप्रोपाइलिन का बना होता है या फिर कोई अदर प्लास्टिक का बना होता है, और मोस्ट कॉमनली हम यही यूज़ करते हैं। बायोलॉजिक जो मेश होता है वो हमारा एनिमल टिश्यू के बना होता है, पोर्सिन, पोर्क से बेसिकली पिग से बना होता है, ठीक है? यूज्ड व्हेन इन्फेक्शन रिस्क इज़ हाई। ठीक है, जब इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस लगते हैं हमें कि सिंथेटिक वाला ये जो है ये एलर्जी कर सकता है, ठीक है? तब हम क्या बायोलॉजिक मेश का यूज़ करते हैं। बट व्हाई सिंथेटिक इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेदर देन बायोलॉजिक मेश? एनीवन? क्यों हम सिंथेटिक वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं? कोई स्पेसिफिक रीज़न है? वो इंफेक्शन ज़्यादा हो जाने के चांसेस। सॉरी, दोबारा बोलो। बोलो। बायोलॉजिक में इस इंफेक्शन होने के चांस है। बायोलॉजिक मेश इज बेसिकली हमारा क्या चक्कर है कि वो बाहर कोई किसी से आपने ली है वो चीज़, तो हमारी बॉडी में रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके। ठीक है, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती है, तो इसीलिए जो बायोलॉजिक मेश है वो हम कम लेवल पे यूज करते हैं देन सिंथेटिक मेश। लेकिन अगर किसी को प्लास्टिक वगैरह से या हमारी पॉलीप्रोपाइलिन से एलर्जी है तो उन केसेस में हम बायोलॉजिक मेश का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेमरॉइड्स। हेमरॉइड से पहले मेरे को एक टॉपिक पढ़ाना है, दैट इज बेरिएट्रिक सर्जरी। जस्ट गिव मी 1 मिनट। बेरिएट्रिक सर्जरी, कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय बेरिएट्रिक सर्जरी? सुना हो किसी पेशेंट की बेरिएट्रिक सर्जरी हुई है? एनीवन? ओके, मुझे ये बताओ नॉर्मल बीएमआई कितना होता है? पहले मुझे बॉडी मास इंडेक्स बताओ कितना नॉर्मल होता है? बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, यही होता है। कितना होता है नॉर्मल? बताओ, किसी को तो पता होगा। ओके, इट इज 18.5 टू 24.9, समवेयर अराउंड 25 ही फॉल करता है हमारा।
तो ये हमारा नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स होता है। अब बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना है, ठीक है? तो वो आपका नॉर्मल या ओबीस कैटेगरी या वेरी थिन कैटेगरी, तो उसमें आपका फॉल करता है बेसिकली, बॉडी मास इंडेक्स की बात करूँ। तो अगर 18.5 से कम किसी का बॉडी मास इंडेक्स होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो क्या है? अंडरवेट है। अगर नॉर्मल हमारा ये रेंज होती है बिल्कुल 18.5 से 24.9। अगर इससे बड़ा हो जाए तो हम उसको ओवरवेट कहते हैं, और फिर अगर हमारा 30 या 35 से ऊपर हो जाए तो उसे ओबीस बोल देते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स हमारा नॉर्मल कितना होता है? 18.5 टू हमारा 24.9 तक बीएमआई होता है। अब बेरिएट्रिक सर्जरी हम उन पेशेंट की करते हैं जो होते हैं हमारे वेरी ओबीस। अब वेरी ओबीस बोले तो कौन से पेशेंट्स आ गए हमारे? जिनका बीएमआई क्या होता है? मोर देन और इक्वल टू 40, और हमारा मोर देन और इक्वल टू अराउंड हम 35 भी कह सकते हैं। मतलब 35 से 40 तक जिसका बीएमआई उससे ऊपर है, तो उन पेशेंट्स का हम क्या करते हैं? बेरियाट्रिक सर्जरी परफॉर्म होती है। ये हमारी कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, इलेक्टिव सर्जरी है। व्हाट डू यू मीन बाय इमरजेंसी सर्जरी एंड इलेक्टिव सर्जरी? इलेक्टिव सर्जरी क्या होता है? बताओ, आंसर नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा। बताओ, किसी को तो पता होगा। अच्छा, सिंपली बताओ यार, इमरजेंसी सर्जरी क्या होती है? ज- बताओ। हम जो इमरजेंसी करना पड़ेगी। और इलेक्टिव? इलेक्टिव हो गई जो आप बाय चॉइस करा रहे हो, ठीक है? बाय चॉइस करा रहे हो, ठीक है? कि अब मैंने फॉर सपोज किसी की प्लास्टिक सर्जरी है, अब उसमें कोई इमरजेंसी तो नहीं है ना, बट है तो सर्जरी है, तो वो आती है इलेक्टिव सर्जरी में, ठीक है? अब कईयों का आजकल वैसे क्या होता है, जैसे सी सेक्शन होता है, सिजेरियन बेबी करना होता है, तो वो बता देते हैं कि आप अपने, जैसे किसी को पेन मैनेजमेंट करानी होती है, कुछ भी रीजन होता है, ड्यू टू एनी सो रीजन, कईयों का इलेक्टिव एलएससीएस भी होता है। एलएससीएस हमारा लोअर सेक्शन सिजेरियन सेक्शन होता है बेसिकली। तो इसमें क्या है, हमारा कईयों का इलेक्टिव होता है। इमरजेंसी हो गया, लेबर पेन स्टार्ट होगी, नहीं हो पा रहा था, तो इमरजेंसी में सीएस करना पड़ा। तो इलेक्टिव में हमारा बेसिकली क्या है कि आपको डेट दी जाती है, फलानी डेट को आपने आना है, और आपका हम सीएस कर देंगे, सिजेरियन सेक्शन कर देंगे, तो वो गया इलेक्टिव। ये फर्क होता है। इमरजेंसी सर्जरी आपको एकदम से इमरजेंसी कंडीशन में करानी है, और इलेक्टिव हो गया कि आप बाय चॉइस पहले से ही करा रहे हो। तो बेरियाट्रिक सर्जरी हमारी एक तरह की है इलेक्टिव सर्जरी, इट इज नॉट एन इमरजेंसी सर्जरी, ठीक है? और ये किन में होती है? वेरी ओबीस बीएमआई जिनका है, दैट इज हमारे 40 या मतलब 35 to 40 की रेंज से या उससे ऊपर के पेशेंट्स हैं, उनमें कराया जाता है। प्लस ये नहीं है कि सबका करा दोगे, कि जिनका 40-35 से मतलब ऊपर जा रहा है बीएमआई तो सबका ही करा दोगे, नहीं। दे मस्ट ऑल्सो पोजेस विद डिसीजेस, और सर्टेन डिसीजेज होनी चाहिए, जैसे कि डायबिटिक मेलाइटिस है, बीपी है, ठीक है, पीसीओडी है, ठीक है? तो ये सारी बीमारियां अगर हैं, और साथ ही साथ बंदा ओवरवेट है, तो उन केस में बेरियाट्रिक सर्जरी हम इलेक्टिवली चूज कर सकते हैं। होती क्या है सर्जरी में? हमारा श्रिंक कर देते हैं स्टमक को, श्रिंक कर देते हैं किसको? स्टमक को, ठीक है? और जब स्टमक श्रिंक हो गया, तो खाना क्या है? वही डंपिंग सिंड्रोम याद आ रहा है किसी को, जिसमें हम गेस्ट्रैक्टमी कर रहे थे, जब हमने पेट निकाल दिया था, किसी का स्टमक कट कर दिया था, गेस्ट्रैक्टमी में यही किया था, स्टमक को रिमूव कर दिया था हमने, और इसोफेगस को सीधा इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइन कर दिया था। तो समवेयर अराउंड सिमिलर है बेरियाट्रिक सर्जरी। इसमें भी आप क्या कर रहे हो? श्रिंक कर रहे हो स्टमक को, मतलब स्टमक का कुछ हिस्सा आप श्रिंक कर रहे हो, काट रहे हो, और उसकी वजह से पेशेंट क्या करेगा? लूज करेगा वेट, ऑब्वियसली लूज करेगा, क्योंकि जब खाया पिया सीधा ही इसोफेगस से हमारा स्टमक में चला जाएगा, डाइजेशन होनी नहीं ढंग से, वो एज इट इज निकल जाएगा। डंपिंग सिंड्रोम हमने पढ़ा ही था, तो वो लूज करेगा वेट इवेंचुअली, ठीक है? तो इसमें बैरिएट्रिक सर्जरी में क्या करते हैं? हम स्टमक का कुछ हिस्सा काट देते हैं, और जिसकी वजह से फिर आपस में दूसरों का एनास्टोमोसिस कर देते हैं, और पेशेंट अल्टीमेटली हमारा वेट लूज करता है। आइडियल बैरिएट्रिक सर्जरी का काम यही है, पेशेंट का जो वेट है उसको कम कराना, ठीक है? अब इसमें हमारा
जैसे कि अलग-अलग मेथड होता है, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आइडिया होना चाहिए। स्लीव मेथड होता है। स्लीव मेथड में आप क्या करते हो, 80% स्टमक रिमूव कर देते हो। 80% स्टमक को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, निकाल दिया है। ठीक है? एक आता है हमारे पास बैंड मेथड, ठीक है? कि आपने ऊपर से जितना एरिया था स्टमक का वो बाँध दिया है। ये रेयरली यूज़्ड होता है। इसको आजकल यूज़ नहीं करते। मोस्ट कॉमनली आपका स्लीव मेथड यूज़ होता है आजकल। ठीक है? तो इतना इसको डिटेल में नहीं पता लगने की ज़रूरत। कई बारी रेयरली क्वेश्चन आ जाता है बैरिएट्रिक सर्जरी से रिलेटेड कि आपके पास पेशेंट आए तो आपको क्या-क्या उसकी मैनेजमेंट में करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो उन पेशेंट को हमें स्मॉल मील्स देनी है। ठीक है? थोड़ा-थोड़ा करके खाने को बोलना है, एम्बुलेट का बोलना है कि मूवमेंट रखो अपनी, ठीक है? और डंपिंग सिंड्रोम वाली जो जितनी भी हमारी दिक्कतें हैं, वो सारी इन पे एप्लीकेबल होती हैं। मैनेजमेंट में नहीं है बट एडिशनल में बता रही हूँ, डंपिंग सिंड्रोम वाली सारी चीज़ें इस पे एप्लीकेबल होती हैं हमारी बैरिएट्रिक सर्जरी पे। तो कहीं हमारा वर्ड आ जाए बैरिएट्रिक सर्जरी तो घबराना नहीं है, इतना कुछ अलग से कोई टॉपिक नहीं है। ये हमारा जस्ट ये है कि वेरी ओबीस पेशेंट का हम करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स क्या होते हैं बेसिकली? हेमरॉइड्स आर स्वोलन एंड इन्फ्लेम्ड वेन्स इन रेक्टम और एनस। जो रेक्टम का एरिया है, एनस का एरिया है हमारा, ठीक है? जस्ट लाइक सिमिलर टू वेरिकोज़ वेन। वेरिकोज़ वेन में भी हमारी क्या हो जाती है, अगर किसी पेशेंट की वेरिकोज़ वेन देखी हो आपने तो वो इन्फ्लेम हो जाती हैं वेन्स बेसिकली। तो हेमरॉइड्स में भी सेम है कि वहाँ की जो रेक्टम और एनस की जो वेन्स है वो क्या हो गई है, स्वॉलन हो गई हैं, ठीक है? उनमें इन्फ्लेमेशन हो गई है। दे में अकर इनसाइड, इनसाइड भी हो सकती हैं, अंदर की साइड भी हो सकती हैं और आउटसाइड, कि आपको विजिबल हो। बाहर हमारा जो एनस है उससे बाहर भी विजिबल हो सकती हैं, ठीक है? तो ये होता है। अब इन पे ना ग्रेड्स पे बहुत फ्रीक्वेंटली इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आईबीक्यूज आते हैं, ठीक है? इमेज बेस्ड क्वेश्चन। और ये बहुत बार नॉट सेट में रिपीट हो रखे हैं कि ये कौन सा है, ग्रेड 1 का है, ग्रेड 2 का है, हेमरॉइड है, तो इसकी इमेज के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम ग्रेड्स वैसे डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेड 1 में क्या होता है हमारा, नो प्रोलैप्स ओनली विजिबल ऑन एनोस्कोपी। एनोस्कोपी करते हैं जैसे एंडोस्कोपी हो गई, सेम वैसे ही एनएस में जब आप लोग देख रहे हो तो आप लोग क्या करते हो, बेसिकली एनोस्कोपी करते हो, ठीक है? ए एनस वर्ड आ गया ना तो एनोस्कोपी हो गया। तो ये है ग्रेड 1 की, प्रोलैप्स नहीं है, कहीं बाहर नहीं निकला। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में इनकी मैनेजमेंट कंजर्वेटिव होती है कि आप क्या कर रहे हो, हाई फाइबर डाइट दोगे ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि इसका एक रिस्क फैक्टर होता है कॉन्स्टिपेशन। अगर बंदा कॉन्स्टिपेटेड रहता है, स्टूल ढंग से पास नहीं कर पाता, तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है। यही होता है जब किसी कोई कॉन्स्टिपेटेड होता है, तो जब फ्रेश होने जाते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो वो जब ज़ोर लगाता है ना तो उसकी जो हमारी वेन्स होती हैं वो उन पे प्रेशर आता है। तो वो लेटर ऑन वो ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की वज़ह से वो स्वॉलन भी हो सकती हैं। ठीक है? तो इसलिए पेशेंट को बोलते हैं हाई फाइबर डाइट लो, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लो ताकि बल्क में स्टूल बने और ईज़िली पास आउट हो जाए। स्टूल सॉफ्टनर देते हैं, स्टूल को सॉफ्ट कराते हैं, हाइड्रेशन देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो और टॉपिकल क्रीम्स लगा लो। अगर विज़िबल हो जाता है तो कह देते हैं कि हाँ जी आप टॉपिकल क्रीम्स उसके ऊपर क्रीम लगा लो, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कि हेमरॉइड्स है वो बाहर हमारे विजिबल नहीं है, ये रे ग्रेड 1 में ये दिख रहे हैं पर्पल पर्पल से डॉट्स डॉटेड से, ठीक है? मैं एक बार ये लेजर पॉइंटर से दिखा देती हूँ। ये वाले ये पर्पल पर्पल से, ठीक है? ये बाहर कहीं नहीं आ रहे, ये बहुत छोटे लेवल पे एनोस्कोपी के थ्रू ये दिख जाएंगे, ठीक है? तो ये हमारे कौन से हैं, ग्रेड 1 के हैं कि अभी बाहर नहीं आए हैं हमारे। फिर अगर यही मैं बात करूं ग्रेड 2 की, अब ग्रेड 2 में क्या है, प्रोलैप्स विद स्ट्रेनिंग बट रिड्यूसेस स्पॉन्टेनियसली, कि प्रोलैप्स होता है, थोड़े बहुत बाहर निकलते हैं बट जब आप स्ट्रेन लगाते हो, जब आप जोर लगा रहे हो, बट रिड्यूसेस स्पॉन्टेनियसली, बट खुद ही अंदर चले जाते हैं, ठीक है? ग्रेड 2 में क्या है, प्रोलैप्स है लेकिन जब आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेन कर रहे हो तब, और ये स्पॉन्टेनियसली खुद से ही क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अब इसमें कंजर्वेटिव प्लस आउट पेशेंट प्रोसीजर भी कर सकते हो, कि आप क्या कर सकते हो, कंजर्वेटिव वो ऊपर वाले ट्रीटमेंट सारे दे रहे हो, हाई फाइबर डाइट, स्टूल सॉफ्टनर, हाइड्रेशन और टॉपिकल क्रीम्स, ये चारों ट्रीटमेंट तो चलेंगे चलेंगे। साथ ही साथ क्या कर रहे हो, रबड़ बैंड लाइगेशन कर सकते हो, ये सबसे इफेक्टिव मेथड होता है। स्क्लेरोथेरेपी, इंजेक्शन भी लगा के उनको डिसॉल्व करा सकते हो। इंफ्रारेड कोगुलेशन, थोड़ा बहुत उनके वहां की ब्लड सप्लाई रोक के वो अपने आप ही डेड हो जाएंगे, तो ये सारा आप कर सकते हो, ठीक है?
ग्रेड 2 में देख लो बेसिकली क्या है, वो एक साइड का तो नहीं, एक साइड का जब ये है थोड़ा बहुत बाहर की तरफ, ये प्रोलैप्स हमारा कर गया, निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, हेमरॉइड्स ग्रेड 2। फिर अगर मैं बात करूं इसकी ग्रेड 3 की, तो ग्रेड 3 में क्या है, प्रोलैप्स दैट रिक्वायर्स मैनुअल रिडक्शन। उसमें तो वो स्पॉन्टेनियसली था, खुद से अंदर जा रहा था। बट ग्रेड 3 में क्या है, प्रोलैप्स है लेकिन आपको मैनुअली उसको रिडक्शन उसको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो इसमें आप मिनिमली इन्वेसिव और सर्जिकल ऑप्शंस यूज कर सकते हो, रबड़ बैंड लाइगेशन, आप हेमराइडोप्लेक्सी भी कर सकते हो, ठीक है, स्टेपल करके निकाल सकते हो, ठीक है, हेमरेडेक्टमी भी कर सकते हो, अगर ज्यादा बड़ा है और बार बार हो रहा है तो आप निकाल भी सकते हो उसको, एक्टमी आ गया ना, रिमूवल वर्ड, ठीक है। फिर है ग्रेड 4। ग्रेड 4 में इररेड्यूसिबल प्रोलैप्स में बी थ्रोम्बोस्ट, कि इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सर्जिकल ट्रीटमेंट से ही निकालना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। उसमें रबड़ बैंड लाइगेशन का कम से कम ऑप्शन तो था, कि स्टेपल्ड हेमरॉइडोपेक्सी का कम से कम ऑप्शन तो था, बट इसमें आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। सर्जिकल ट्रीटमेंट इज प्रेफर्ड, आपको एक सीजनल हेमरेडेक्टमी ही करनी पड़ती है, बाहर ही निकालना पड़ता है। बट रेयर केसेस में स्टेपल्ड हेमराइडोपेक्सी भी कर सकते हो, स्टेपलर से आप इसको ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन ध्यान से देखना, फर्स्ट वाले में प्रोलैप्स नहीं हुआ, सेकंड वाले में क्या है, हमारा थोड़ा बहुत प्रोलैप्स है लेकिन स्पॉन्टेनियस है, और थर्ड वाले में हमारा बेसिकली क्या है, देखो बाहर ही आ गया बिल्कुल, बट अभी भी अंदर है, ठीक है, मतलब उसने हमारी कैनाल जो है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर थे जो हमारे, ये एक्सटर्नल वाले तक पहुंच गया। और जो फोर्थ वाला है वो तो हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है कि कहाँ है, हमारा बिल्कुल ही बाहर है। अब इस केस में तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी हेमरेडेक्टमी ही करनी पड़ेगी, आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और बेसिकली इफ फिजिबल तो आप स्टेपल्ड हेमरेडोपेक्सी भी कर सकते हो। याद रखना, स्टेपल्ड हेमरेडोपेक्सी थर्ड और फोर्थ ग्रेड में जाती है। ये बेसिकली क्या होता है, हम स्टेपलर का यूज करते हैं, और जो भी एक्सेस टिश्यू है जो बाहर को रिंग आ रहा है उसको रीपोजिशन करने में हेल्प करता है। मतलब एक्टमी तो नहीं है, रिमूवल तो नहीं है, बस स्टेपलर से थोड़ा बहुत उसकी पोजीशनिंग चेंज करने में हेल्प कर सकते हैं, जो एक्सेसिव टिश्यू है उसको बांध सकते हैं, ये होता है, ठीक है। तो ये हमारे चारों ग्रेड्स थे हमारे हेमरॉइड्स के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको? ओके, ये मैं बताती हूँ। पहले एक बार पढ़ लें। अब है हमारा टॉपिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, बेसिकली हमारा टॉपिक है हमारा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मेन हमारा इंटेस्टाइन रह गया प्रॉबेबली। आज आज तो 9:43 हो गया, आज नहीं कल आपका लास्ट होगा डाइजेस्टिव का, ठीक है, क्लास। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में मेनली क्या है, नाम से पता लग रहा है इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं ना कहीं कोई चीज दिक्कत कर रही है। तो हम बोल सकते हैं पार्शियल, पार्शियल मतलब थोड़ी बहुत, या फिर कंप्लीट ब्लॉकेज आना, किसमें, हमारे इंटेस्टाइन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। पार्शियल या फिर कंप्लीटली ब्लॉकेज आ जाना हमारे इंटेस्टाइन में, उसे क्या बोलते हैं हम, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें हमारे पास दो तरीके के इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, कौन कौन से, एक होता है हमारे पास मैकेनिकल, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल और हमारा नॉन मैकेनिकल। अब मैकेनिकल बेसिकली किसी भी फिजिकल दिक्कत की वजह से, याद रखना, किसी भी फिजिकल बैरियर की वजह से, और इसमें हमारा फंक्शनल बैरियर की वजह से, फर्क समझना इसका, ठीक है, कि क्या है, कोई फिजिकल चीज अड़ गई है, जैसे कि हर्निया हो गया है, ट्यूमर हो गया है, स्टूल फंस गया है,
तो ये सारी कोई फिजिकल दिक्कत है, कोई बाहर की दिक्कत है, स्ट्रक्चर की दिक्कत है, तो वो सारी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में आती है। वाइल नॉन मैकेनिकल में कौन सी है, हमारी फंक्शनल वाली आती है। ठीक है, कोई फंक्शन से रिलेटेड, कि फंक्शन हमारी इंटेस्टाइन ही नहीं काम कर रही। अब इंटेस्टाइन में बेसिकली हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो होती है। ठीक है, तो इसी को हम फंक्शनल वाला भी बोलते हैं, और साथ ही साथ पैरालिटिक इलियस भी इसी को बोलते हैं, पैरालिटिक इलियस। अब पैरालिटिक इलियस इज बेसिकली मूवमेंट ना होना। ठीक है, इंटेस्टाइन में मूवमेंट रुक जाना इज व्हाट वी कॉल इट एज पैरालिटिक इलियस। तो इसके फंक्शन से रिलेटेड है, तो नॉन मैकेनिकल को हम पैरालिटिक इलियस भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैकेनिकल में सबसे पहले आता है मेरे पास एधेशन। ठीक है, एधेशन हमारा मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन कॉज कह लो इसको, पोस्ट सर्जरी। एधेशन क्या होता है, एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय एधेशन? ये टर्म हम पहले भी यूज कर चुके हैं। स्कार फॉर्मेशन। स्कार फॉर्मेशन, और कोई? एधेशन बेसिकली अगर मैं बात करूं तो चिपकना होता है। ठीक है, होता चलो एक कंडीशन भी होती है कि स्कार भी फॉर्म हो जाता है, बट मेनली जग दो चीजों का आपस में चिपकना, जैसे कोई हमारी वॉल है, ये हमारी आपस में स्टिक कर जाए, चिपक जाए, सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज एधेशन। अब स्कारिंग भी हम कह सकते हैं स्कारिंग, क्योंकि अगर स्कार टिश्यू बन जाए, यहाँ पे हमारा स्कार टिश्यू फॉर्म हो जाए, तो जैसे स्कार टिश्यू फॉर्म होगा तो ये हमारी जो ये वाली वॉल है और ये वाली वॉल है, ये आपस में कनेक्टेड ही हो गई, चिपक ही गई काइंड ऑफ, क्योंकि बीच में स्कार टिश्यू बन गया। तो एधेशन हमारा मेनली क्या होता है, दो चीजों का आपस में चिपकना। ठीक है, तो अगर हमारी जो इंटेस्टाइन का ल्यूमन है वो आपस में चिपक गया या स्कार टिश्यू फॉर्म हो गया, तो ये हमारा मैकेनिकल दिक्कत करेगा, क्योंकि बीच में कोई चीज आ रही है, इनके कोई फंक्शन का तो लेना देना नहीं है, कोई फिजिकल चीज अड़ी है। तो एधेशन एक हमारा मैकेनिकल वो है, ब्लॉकेज है। ठीक है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। अब अगर कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन, ये क्वेश्चन आस्क्ड है, नॉर्सेट में ही आस्क्ड है, कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन पोस्ट सर्जरी। ठीक है, सर्जरी होने के बाद किसी पेशेंट की, फॉर सपोज कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, इंटेस्टाइन से नेड़े तेड़े या नियर बाई कोई भी क्या सर्जरी हुई है, और अब उसकी वजह से हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकता है? तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा? हमारा एधेशन, याद रखना। ठीक है, दूसरा है हमारा हर्निया। अगर हर्निया हो गया है, ठीक है, तो भी हमारा क्या है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है इंटेस्टाइन की। ठीक है, एक आता है हमारे पास इंटुसिसेप्शन। व्हाट डू यू मीन बाय इंटुसिसेप्शन, एनीवन? पीड्स में पढ़ा हो कहीं? इंटोसिसेप्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारा ये इंटेस्टाइन का पार्ट है, ड्यूडेनम का पार्ट है, ये इलियम का पार्ट है इतना सा। ठीक है, या जिजनम का पार्ट है, तो एक पार्ट का दूसरे पार्ट में ऐसे घुस जाना, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज इंटोसिसेप्शन, कि एक के अंदर एक घुस गया। मतलब जैसे आप टेलीस्कोप खोलते हो, या कोई जैसे दूरबीन होती है उसको आप खोलते हो, ठीक है, तो वो खोलते हो तो एक के अंदर से जब उसे रोटेट करो तो दूसरा पार्ट निकलता है ना, तो वही टेलीस्कोपिक मूवमेंट हो ना, एक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन का दूसरे में, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज इंटुसिसेप्शन। और ये मोस्ट कॉमन किस में देखा जाता है? मोस्ट कॉमन सीन इन चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन सीन इन बच्चों में देखा जाता है। अगर पूछे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन चिल्ड्रन, तो हमें आंख बंद करके इंटरसिसेप्शन मार्क करके आना है। इंटरसिसेप्शन क्या है? एक पार्ट इंटेस्टाइन का जब दूसरे पार्ट में घुस जाता है, ठीक है, अंदर को हो जाता है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज इंटरसिसेप्शन। ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है? कोई ट्यूमर हो गया है, ठीक है, कोई कैंसर की फॉर्मेशन हो गई है, या फीकल इम्पाक्शन हो गया है। ठीक है,
तो इसमें क्या है, कोई हमारा स्टूल का पार्ट है वो अड़ गया है, हार्ड स्टूल है वो अड़ गया, वो हिल नहीं रहा, आगे मूव नहीं कर रहा, तो उससे भी इंटेस्टाइन जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। तो ये सारे हमारे मैकेनिकल रीजन है जो कि मतलब उसके फिजिकलिटी पे डिपेंड करते हैं। जैसे अधेशन हो गया, वो आपस में चिपकना, पोस्ट सर्जरी सब ज्यादातर देखा जाता है, हर्निया का केस हो गया, इंटरसेप्शन का केस हो गया, ट्यूमर का केस हो गया, फीकल इंपाक्शन का केस हो गया। तो ये हमारे क्या मैकेनिकल रीजंस में आते हैं। नॉन मैकेनिकल की बात करूँ तो नॉन मैकेनिकल हमारे कौन से हो गए, फंक्शनल या फिर जैसे पैरालिटिक इलियस हो गया, वो हो गया। ठीक है। अब इसमें हमारा जैसे कि है, जो बावल जो है हमारी, वो हमारी लूज कर जाती है क्या, पेरिस्टेल्सिस, कि उसमें पेरिस्टेल्सिस हमें नहीं देखने को मिलती। ठीक है। और जब ये पेरिस्टेल्सिस लूज कर जाती है, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज पैरालिटिक इलियस। इसी को ही क्या बोलते हैं, पैरालिटिक इलियस, जब इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होती। और ये किन किन केसेस में ज्यादातर देखी जाती है, पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी, मतलब एब्डोमेन की किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है, उसके बाद अगर जो इंटेस्टाइन है उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं है, इंटेस्टाइन फंक्शन नहीं कर रही है ढंग से, तो हमारा क्या है, वो नॉन मैकेनिकल का एक रीजन होगा। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तो उसके कारण भी हमारी जो है जो फंक्शनैलिटी है इंटेस्टाइन की, वो लूज हो सकती है। ठीक है। अगर सर्टेन ड्रग्स भी हमारी पैरालिटिक इलियस कॉज कर देती है, तो पता होना चाहिए पैरालिटिक इलियस के कॉजेज क्या क्या हैं। एक तो पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी, कोई सर्जरी हुई है तो हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो हो सकता है, और सर्टेन ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है। तो ये है हमारे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मेनली हमारा मतलब पार्शियल या फिर कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाना इंटेस्टाइन ल्यूमन का। दो हमारे कारण होते हैं, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब कोई फिजिकल चीज आ रही है, नॉन मैकेनिकल यानी कि कोई फंक्शनल दिक्कत है। और मैकेनिकल में अधेशन आता है, हर्निया, इंटरसेप्शन, ट्यूमर और फीकल इम्पैक्टेशन। और नॉन मैकेनिकल में मेनली पैरालिटिक इलियस ही बोलते हैं इसको। और ये क्यों होता है, ड्यू टू हमारा कोई पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कोई ड्रग्स हैं, उनकी वजह से हमारा मेनली ये देखने को मिलता है, कौन सा, नॉन मैकेनिकल। क्लियर यहाँ तक? ओके। मैम एडहेशन क्या बोला मैम? क्या बोल रहे हो? एडहेशन, वो एडहेशन बोला था ना, एडहेशन ओ। एधेशन बताऊं? एक बार फिर, और फिर से एक बार बोल दीजिए। इंटरसेप्शन? नहीं नहीं, ओनली एडहेशन। ओके, अधेशन इज अधेशन इज बेसिकली जब दो चीजें आपस में स्टिक कर जाती हैं, चिपक जाती हैं, तो हम बोलते हैं वो चीज उससे अधेशन हो गई। जैसे फेविकॉल से हम कोई दो पेज चिपका रहे हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही अधेशन होती है। ठीक है। अधेशन क्या हो गया, जैसे हमारा इंटेस्टाइन का ये ल्यूमन है, ठीक है, इंटेस्टाइन का ल्यूमन, ये अपर ल्यूमन है और ये हमारा लोअर ल्यूमन है, ये आपस में स्टिक ऑन हो जाए, आपस में चिपक जाए। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एधेशन। या फिर इनके बीच में कोई स्कार टिश्यू बन जाए, ठीक है, कोई स्कारिंग हो जाए किसी तरीके की, तो ये भी आपस में चिपक ही गए एक तरीके से स्कारिंग होके। तो अधेशन भी हमारा क्या है, पार्शियल या फिर कंप्लीट ब्लॉकेज करती है इंटेस्टाइन का। और ये मोस्ट कॉमनली हमारा किस में देखा जाता है, पोस्ट सर्जरी में, कि मतलब कोई सर्जरी हुई है उसके बाद अधेशन या फिर स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं इंटेस्टाइन में। सो ये हमारा एक मैकेनिकल कॉज बनता है। क्लियर? ओके मैम। नेक्स्ट है हमारे पास आईबीडी। आईबीडी इज inflammatory bowel disease। इन्फ्लामेटरी बावल डिसीज। अभी आईबीडी हमारी बेसिकली होता क्या है, ये हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून यानी कि खुद का इम्यून सिस्टम ही हमें डैमेज कर रहा है। क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेटरी वर्ड आ गया ना इसमें, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है किसका, हमारा जीआई का। ठीक है, मतलब वही इंटेस्टाइन को इफेक्ट कर रहा है, बावल को मेनली। तो क्या है, खुद का ही इम्यून सिस्टम जब हमारा क्या कर रहा है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कर रहा है हमारे जीआई की यानी कि बावल की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आईबीडी के नाम से जाना जाता है। अब आईबीडी में हमारी दो आती हैं,
आईबीडी में हमारी मेनली 2 डिसीजेस आती हैं, कौन-कौन सी? एक आती है हमारी क्रॉन्स डिसीज, ठीक है, और दूसरी आती है हमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, कौन-कौन सी आ गई हमारी? क्रॉन्स डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं क्रॉन्स की, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो वो हम डिस्कस कर लेंगे साथ साथ ही, कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के आते हैं। तो इसमें क्रॉन्स डिसीज की बात करूं तो क्रॉन्स हमारी जो फैलती है वो फैलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, इट स्प्रेड्स फ्रॉम माउथ टू एनस। ठीक है, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होती है? मेनली हमारा बावल को ही इफेक्ट करती है ये, बट अगर ये ऑटो इम्यून क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कर रही है जैसे पूरे जीआई की, तो जीआई हमारा माउथ टू एनस होता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो क्रॉन्स डिसीज में सीक्वेंस ऑफ हमारा इन्फ्लामेशन रहेगी वो कैसे रहेगी, फ्रॉम माउथ टू एनस, कि माउथ में हुई, सोफेगस में हुई, स्टमक में हुई, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में हुई, फिर उसके बाद एनस की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या रहेगा? माउथ टू एनस रहेगा हमारा। और ये मोस्ट कॉमनली अगर पूछे तो मेनली हमारा इलियम टू एनस होता है। मोस्ट कॉमनली किसको इफेक्ट कर रही है? हमारा इलियम टू हमारा एनस को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये है हमारा इलियम टू एनस, ये याद रखना। ठीक है, माउथ और हमारा स्टमक की इन्वॉल्वमेंट इसमें कम ही होती है, मेनली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होती है, दैट इज इलियम। इलियम से स्टार्ट होके पूरा लार्ज इंटेस्टाइन को इंक्लूड करते हुए हमारा एनस की तरफ ये मूव कर जाती है। ठीक है, ये अगर मैं इसकी बात करूं अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारी स्टार्ट होती है रेक्टम से कोलोन की तरफ। ठीक है, कैसे मूव करती है? रेक्टम से कोलोन की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। यही इनमें मेन डिफरेंस है, वो हमारी ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है और अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारी नीचे से रेक्टम वाले एरिया से ऊपर की तरफ कोलोन की तरफ मूव कर रही है। इसीलिए जो इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस को हम असेंडिंग इन्फेक्शन भी बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, विच वन इज असेंडिंग एंड विच वन इज डिसेंडिंग, तो पता होना चाहिए वो डिसेंडिंग है क्योंकि वो हमारी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो हमारे नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज असेंडिंग इन्फेक्शन। ठीक है, ये फर्क होता है। बाकी इसके बाद क्रॉन्स जो होती है वो हमारी पैची लीजन्स बनाती है। ठीक है, पैची लीजन्स बनाती है। अब ये पैची लीजन्स और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें हमारे कंटिन्यूअस लीजन्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? कंटिन्यूस। जैसे कि ये जीआई की अगर लेयर है तो कभी यहाँ लीजन बन गया, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना, तो ये पैचेस में बन रहा है, एक जगह नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये पैची लीजन्स किसका निशान है? क्रॉन्स का। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या हो गया? पूरे कंटिन्यू ऐसे जो है वो लीजन्स हमारे बने ही होते हैं, कंटिन्यूस वे में लीजन्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये एक इनमें डिफरेंस होता है मेजर। ठीक है, ये हमारी जो क्रॉन्स डिसीज होती है वो सारी लेयर्स को इफेक्ट करती है, ऑल लेयर्स। ठीक है, सारी ही लेयर्स इसमें हमारी इन्वॉल्व होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सिरोसा, सारी जो है वो इसमें इंक्लूड होती है। वाइल सिर्फ ये जो अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करूं तो ये हमारी म्यूकोसा या फिर सब म्यूकोसा को है इफेक्ट करती है। ठीक है, दोनों भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा दोनों भी हो सकती है, कोई एक भी हो सकती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर मैं क्रॉन्स डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस ऐसे ही बात करूं इनके डिफरेंस की, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन देखने को मिलता है और साथ ही साथ डायरिया देखने को मिलता है। ठीक है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन देखने को मिलती है और क्या? डायरिया देखने को मिलता है। और इसमें जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमें लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में देखने को मिलती है पेन, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन देखने को मिलती है और इसमें देखने को मिलता है हमें ब्लडी डायरिया। क्या देखने को मिलता है? ब्लडी डायरिया। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हमारे पास पेशेंट आया, उसको दर्द हो रही थी, ठीक है, और वी सस्पेक्ट कि उसे आईबीडी है। आईबीडी यानी कि इन्फ्लामेटरी बावल डिसीज है, या आईबीएस भी लिखा हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। आईबीएस के नाम से भी इसे बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी बावल सिंड्रोम, क्योंकि इसमें बीमारियां काफी आ रही है, जैसे क्रॉन्स डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों आ रही है। तो क्या है?
इसमें हमारी दोनों आती हैं, तो आईबीएस भी बोल देते हैं। तो अगर पेशेंट आया और उसे ब्लडी डायरिया हो रहा है तो बस कुछ नहीं सोचना, ब्लडी डायरिया हो रहा है तो पता लग गया हमें कौन-सा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अगर सिंपल डायरिया है और आईबीडी है तो वो प्रोबेबली इंडिकेट किसको करेगी, हमारी क्रॉन्स डिसीज़ को। ये कांसेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर क्वेश्चन आए कि विच वन इज मोर प्रोन टू कैंसर, लेटर ऑन कैंसर कौन फॉर्म कर सकती है, तो कैंसर हमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस फॉर्म कर सकती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट को ज्यादा चांसेस होते हैं हमारे क्या होने के, कैंसर होने के। ठीक है, अब टारगेट हाई का आई डोंट नो कौन सा एडिशन है, मेरे पास काफी पुराना एडिशन है टारगेट हाई का, तो उसमें गलत लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि क्रॉन्स डिसीज जो है वो कैंसर करती है, बट दिमाग से निकाल देना, उस बुक में गलत लिखा है। नेट पे भी अगर वैसे भी देखोगे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के कैंसर कॉजिंग के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, ये क्लियर कर लेना। और ये क्योंकि बच्चे, मैं बोल रही हूँ जो टारगेट हाई पढ़ के जा रहे हैं 80% वो गलत ही करेंगे, तो आप लोगों को सही चीज करनी है। ठीक है, उस बुक में क्योंकि गलत दिया हुआ है। तो कैंसर के मोर चांसेस किस में है, हमारे अल्सरेटिव कोलाइटिस में होते हैं, इसमें हमारे लेस चांसेस होते हैं क्रॉन्स डिसीज में। ठीक है, तो मेन इनमें डिफरेंस क्या है, वो माउथ टू एनस है, मतलब मेनली हमारा इलियम टू एनस। अगर मोस्ट कॉमन लोकेशन पूछे तो मोस्ट कॉमन लोकेशन इलियम टू एनस होती है, और उसमें हमारा वो रेक्टम से कोलोन हो रहा है, तो नीचे से ऊपर आ रहा है तो असेंडिंग हो गया, वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो डिसेंडिंग हो गया। पैच में लीजन्स बन रहे हैं अगर, तो क्रॉन्स डिसीज है। कंटिन्यूस लीजन्स बन रहे हैं तो वो अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ठीक है, सारी लेयर्स इन्वॉल्व है तो वो क्रॉन्स है, एक आधी लेयर इन्वॉल्व है तो वो अल्सरेटिव कोलाइटिस है। पेन अगर राइट लोअर क्वाड्रेंट में है, ठीक है, और डायरिया है तो वो हमारा क्रॉन्स डिसीज है। अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट में पेन है और ब्लडी डायरिया है, और कैंसर के ज्यादा चांसेस हमारे उसमें होते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं इसकी मैनेजमेंट की बात करूं, ठीक है, तो मैनेजमेंट में हमें एक तो क्या रखना है, एनपीओ रखना है ड्यूरिंग फ्लेयर। जब ये फ्लेयर पे है डिसीज, मतलब ऑलरेडी पैचेस वगैरह बन गए हैं, डायरिया है, तो फ्लेयर पे ही है डिसीज, फैलने वाली है। ठीक है, फैल रही है तो उसको एनपीओ रखेंगे ताकि रेस्ट करे उसकी जो इंटेस्टाइन है वो। ठीक है, आईवी फ्लूइड्स चढ़ाएंगे। ठीक है, आईवी फ्लूइड्स देंगे। और क्या करेंगे, रेसिडुअल डाइट को कम कर देंगे, रेसिड्यू डाइट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, कम देंगे डाइट में, तो मतलब ताकि उसकी जो इंटेस्टाइन है वो क्या कर सके, रेस्ट कर सके। ठीक है, और क्या, डेयरी नहीं देंगे, अवॉइड। ठीक है, डेयरी नहीं देनी, डेयरी मतलब मिल्क से रिलेटेड, मिल्क वाले प्रोडक्ट्स नहीं देने। ठीक है, क्योंकि वो डायरिया और बिगाड़ देंगे। स्पाइसी फूड नहीं देना, लीजन्स को इरिटेट करेंगे। कैफीन नहीं देना, वो भी इरिटेट करेंगे लीजन्स को। ठीक है, इनकी ड्रग ऑफ चॉइस पूछें अगर, ड्रग ऑफ चॉइस होती है इनकी सल्फासालाजीन, सल्फासालाजीन। ठीक है, अब ये सल्फासालाजीन इनकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। सल्फासालाजीन बेसिकली अमाइनो सैलिसिलेट होती है। ये क्या करती है, इन्फ्लामेशन रिड्यूस करती है। क्या करती है, इन्फ्लामेशन रिड्यूस करती है। ठीक है, वो हो गया। साथ ही साथ ऑटो इम्यून दिक्कत है तो इम्यूनो सप्रेसेंट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, इम्यूनो सप्रेसेंट्स भी क्या है, पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही लाइन पढ़ी थी, ऑटो इम्यून होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम ही अटैक करके कर रहा है ये। ठीक है, सर्जिकली हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, सर्जिकल मैनेजमेंट में बेसिकली हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिकली तो सर्जरी क्यूरेटिव होती है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारा थोड़े एरिया पे फैलता है। तो अगर मैं अल्सरेटिव की बात करूं तो सर्जरी हमारी बहुत सक्सेसफुल रहती है इन केसेस में। सक्सेसफुल इसीलिए रहती है क्योंकि ये फैलता है हमारा कहाँ, या तो कोलोन में होगा या फिर मतलब कोलोन टू रेक्टम है ना बेसिकली, रेक्टम टू कोलोन था ना जो हमने पढ़ा था इसका ऑर्डर, यही था ना फर्स्ट वाला हमारा, रेक्टम टू कोलोन। तो ऐसी फैलती है, तो ये कम एरिया में फैलती है, तो इसलिए यहाँ पे और एक ही लेयर इन्वॉल्व होती है, तो इसीलिए यहाँ पे सर्जरी करना अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत इजी होता है, तो सर्जरी ही हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं, एक कर सकते हो आप टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी।
ठीक है? ये कर सकते हो टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी, मतलब पूरी कोलोन और रेक्टम को आपने रिमूव कर दिया, ठीक है? और आप इसमें क्या कर सकते हो, कोलोस्टमी कर सकते हो। कोलोस्टमी या फिर इलियोस्टोमी, ये कल हम टॉपिक करेंगे क्योंकि ये वाला कोलोस्टमी और इलियोस्टोमी बहुत बड़ा टॉपिक है और फंडा में भी बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है और एमएसएन में भी बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसको हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेनली मैं बता देती हूँ कोलोस्टमी क्या है, कि आपने क्या कर दिया, कोलोन में एक ओपनिंग क्रिएट करी और आपने एब्डोमेन पे लगा दी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज कोलोस्टमी। इलियोस्टमी, इलियम को जब आपने कट करा था तो इलियम का जो पार्ट रिमेनिंग रह गया था उसको आपने एब्डोमेन पे एक पाउच बना के लटका दिया था, तो वो होगी इलियोस्टमी। और प्रोक्टोकोलेक्टमी, प्रोक्टो वर्ड इज रिलेटेड टू आवर रेक्टम, कि आपने क्या किया, एंटायर कोलोन यानी कि पूरी कोलोन को रिमूव कर दिया, साथ ही साथ आपने रेक्टम को रिमूव कर दिया, ठीक है? तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट आईबीडी में? ओके, नो। ठीक है। फिर कल की हमारी लास्ट क्लास होगी डाइजेस्टिव की, ठीक है? बाकी अब वीडियोस की कोई दिक्कत आ रही है अभी भी? कोई बता सकता है? नो वीडियो तो आ रही है। मैम नेक्स्ट क्लास का टॉपिक क्या होगा? क्या बोल रहे हो आप? नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट कार्डियक करेंगे? स्टार्ट करूंगी, ठीक है? तो कल हमारी अच्छा अच्छा। कल हमारी प्रोबेबली लास्ट क्लास होगी डाइजेस्टिव की। और जो हमारा, सॉरी मैं कहीं बिजी थी तो मैं टेस्ट अपलोड नहीं कर पाई। टेस्ट आई हैव क्रिएटेड, तो मुझे ये है कि मैं डाइजेस्टिव कंप्लीट करा के एक 100 मार्क्स का एक टोटल जो है वो मैं परसों मॉर्निंग में, कल हमारा ओवर हो जाएगा ना, परसों मैं दिन में कार्डिक स्टार्ट करने से पहले एक बारी मैं शेयर कर दूंगी और फिर आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।